तो पिछले एपिसोड में आखिरकार मास्टर युआनवू को टैन्यू की बात माननी पड़ी थी, जिसके बाद टैन्यू ने उसके बेटे चेन को छोड़ दिया था और फिर चैलेंज किया था कि कोई भी उसके साथ में आकर फाइट कर सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू बिल्कुल इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देख अब सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। लेकिन तभी मास्टर जुगी अपने स्टूडेंट युकिन को टैन्यू के सामने जाने के लिए कहती है, लेकिन अब इसकी यह बात सुनकर युकिन सबसे पहले टैन्यू की तरफ देखती है और फिर अपने मास्टर से कहती है कि इस वक्त मैं उसका सामना नहीं करना चाहती, नहीं तो इसकी वजह से सभी को लगेगा कि मैंने उसके खतरे का एडवांटेज ले लिया, इसलिए वो अभी के लिए टैन्यू के साथ में फाइट करने से मना कर देती है और अपने मास्टर से कहती है कि मैं 4 स्किल कंपटीशन के अंत में 3 महीने के बाद टैन्यू के साथ में फाइट करूंगी। अब इसके इन बातों को सुनकर मास्टर जुगी भी इसकी बात को मान जाती है और फिर युकिन से कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम अपने सिल्वर का यूज करके उसको बहुत ही आसानी से हरा सकती हो। और इसके बाद वो टैन्यू के सामने आकर कहती है कि हम इसे और 3 महीने जिंदा रहने का चांस दे देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इनके इन बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो इनसे कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि टैन्यू इसके लिए 3 महीने का इंतजार नहीं करना चाहता और इसीलिए वो इनसे कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो आज भी कर लो। लेकिन अब इसकी यह बात सुनकर युकिन कहती है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज तुम्हारे साथ में फाइट ना करके तुम्हें जीने का और ज्यादा चांस दिया है। और इसी के साथ वो टैन्यू से कहती है कि मैं तुम्हें आज नहीं मारना चाहती, लेकिन इस बात की वजह से तुम खुद को ऐसा मत समझो कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। अब इन दोनों को ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू भी इनकी बात मान जाता है और फिर युकिन से कहता है कि 3 महीने के बाद तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार रहना। तभी हम देखते हैं कि युकिन टैन्यू के इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और फिर उस वक्त के बारे में याद करने लगती है जब टैन्यू के साथ में उसकी शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुश थे। लेकिन इनके शादी के कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पर कोई आ गया था और इसकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। इसके बाद कोई एल्डर मास्टर तेनताई के सामने आता है और फिर इनसे अपने सभी लोगों को एक साथ में लेकर इसके साथ में जाने के लिए कहता है, ताकि वो इन सभी के रहने की व्यवस्था करा सके। अब इसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद वो एल्डर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि युकिन टैन्यू को बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसे देखने से लग रहा था कि शायद उसे टैन्यू के बारे में अभी भी याद हो। इसके बाद मास्टर तेनताई भी यहाँ से जाने के लिए अपने स्पिरिट बोर्ड को निकाल लेते हैं और फिर इनके साथ वाले सभी चीफ एल्डर और स्टूडेंट भी इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग स्पिरिट बोट में उड़ते हुए उस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर आज 4 आर्ट कंपटीशन होने वाला था। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग बिल्कुल ही शांत होते हैं और ये सभी लोग टैन्यू के बारे में ही सोच रहे थे। वहीं पर हम टैन्यू को इनके बीच में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसकी मदद से वो अपने इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सियाओ को टैन्यू के बारे में सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से वो उसके कंडीशन को देख बहुत ही ज्यादा उदास होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ की मास्टर किसी बात को लेकर परेशान होती है और फिर इसके बातों से हमें पता चलता है कि वो असल में टैन्यू के पास वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसके पास वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड बिल्कुल वैसे है जैसे कि वो रिफाइन किया करती थी। इसके बाद सियाओ की मास्टर वाइंड एट्रीब्यूट वाले बेस्ट स्पिरिट वेपन फ्लाइंग स्वॉर्ड के बारे में बात करने लगती है, जिसके बाद उसे अपने स्टूडेंट रोक्सी की बात याद आती है, जिसने एक बार किसी के साथ में 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को बेचा था। इसलिए इस मास्टर को ऐसा लगता है कि उन 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड को किसी हैंडीमैन स्टूडेंट ने ही खरीदा था, जिसकी वजह से उसे शक होने लगता है कि कहीं वो टैन्यू ही तो नहीं है जिसने उन 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को खरीदा था। अब इनके बारे में सोचकर वह मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि अभी भी उसे किसी भी चीज के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। इसलिए फिर उसे यकीन नहीं होता कि टैन्यू ने उन स्वॉर्ड्स को खरीदा होगा, क्योंकि एक बार वोक्सी ने मास्टर को बायर का इमेज दिखाया था, लेकिन उसका और टैन्यू का स्टेटस बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि बायर के गर्दन के ऊपर तिल का एक निशान था, इसलिए अब इस बात की मदद से वो टैन्यू के बारे में चेक करना चाहती है। लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू अपने कल्टीवेशन प्रैक्टिस को बंद कर देता है, जिसके बाद सियाओ उसके कंडीशन के बारे में पूछती है। तब उसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि तुम मेरे बारे
बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और इसके बाद वो टैन्यू से कहती है, मुझे लगता है कि यूकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि 3 महीने के बाद तुम उसे हरा पाओगे? तब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि चाहे यूकिन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा, वो नहीं। लेकिन तभी इसी वक्त चीफ टैंग भी यहाँ पर आ जाती है और फिर टैन्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी यह एनर्जी देखकर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं अब तुम्हारे अगले परफॉर्मेंस को भी देखना चाहती हूँ। अब इनको यहाँ पर देखते ही सभी स्टूडेंट इनको रिस्पेक्ट देते हैं और फिर टैन्यू इनसे पूछता है कि क्या आप कोई ऑर्डर देना चाहती हैं? तब इस पर चीफ टैंग कहती है कि मैं यहाँ पर सियाओ को खोजने के लिए आई हूँ। अब इसकी यह बात सुनकर सियाओ पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर चीफ टैंग क्या बात कर रही है। जिसके बाद चीफ टैंग सियाओ से पूछती है कि क्या तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना? तब इस पर सियाओ उनसे कहती है कि मैं आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। जिसके बाद चीफ टैंग सियाओ से कहती है कि मैं जब तुमसे पहली बार मिली थी तब उस वक्त तुम केवल 5 साल की थी, लेकिन अब तो इस वक्त तुम 18 साल की हो चुकी हो। इसके बाद वो सियाओ से कहती है कि अगर मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं होता तब उसके बाद फिर मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाती। और फिर वो सियाओ से बताती है कि तुम वही छोटी लड़की हो जिसको मैंने बहुत समय पहले बचाया था। अब इस बात को सुनते ही सियाओ भी पहचान जाती है कि चीफ टैंग ने ही उसे बचाया था और इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इनको थैंक यू कहती है। लेकिन इसको ऐसा करता हुआ देख चीफ टैंग उसे तुरंत खड़ा हो जाने के लिए कहती है और फिर सियाओ से कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मुझे सिस्टर भी कह सकती हो। अब चीफ टैंग के इस बात को सुनकर सियाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ की मास्टर भी यह सब देख रही होती है और यह चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब इसी तरह से ये लोग स्पिरिट बोट में उड़ते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर तीनों सेक्टर के बीच में 4 स्किल कंपटीशन होने वाला था और हम देखते हैं कि यह एरिना बहुत ही शानदार लग रही थी और इसी के साथ इसको बहुत ही शानदार तरीके से सजाया भी गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर यानवुजी और मास्टर जुगी बहुत पहले ही यहाँ पर आ चुके होते हैं और इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा होता है कि ये इनको पसंद नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद मास्टर तेनताई भी अपने सभी लोगों के साथ में एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जिस जगह पर खड़े होते हैं वह बिल्कुल उतनी भी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से डेनियल इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के लोगों पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि पिछले रात इनको बिल्कुल भी किसी अच्छे जगह पर नहीं रुकाया गया था और वहाँ पर डेनियल को बहुत सारे बग ने भी काटा होता है। तभी इनके साथ वाला एक आदमी कहने लगता है कि इस बार इन्होंने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है क्योंकि जब हमने पिछले बार वाले 4 स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तब उस वक्त हम VIP हॉल के अंदर रुके थे, लेकिन इस बार तो इन्होंने हमारे साथ में बिल्कुल ही गलत कर दिया है, जिस बात से साफ पता चलता है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट हमारे हुआंगफू सेक्ट की बेइज्जती करना चाहता है। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि अगर हम उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए तब उसके बाद हमें कोई भी नीचे झुकाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ की मास्टर अभी भी टैन्यू को ही देख रही थी और फिर इसकी बात सुनकर कहने लगती है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन अभी भी टैन्यू के ऊपर से उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ था और इसलिए वो सोचने लगती है कि अगर टैन्यू ने 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को नहीं खरीदा था तो फिर उसके पास में वाइंड एट्रीब्यूट वाला फ्लाइंग स्वॉर्ड कैसे है। इसके अलावा इसे टैन्यू के गर्दन के ऊपर तिल का निशान भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो टैन्यू को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन तभी इसी वक्त मास्टर यानवुजी सभी से उसकी बात को सुनने के लिए कहता है क्योंकि अब वो इन सभी को 4 स्किल कंपटीशन के बारे में बताने वाला था। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि इस बार का रूल भी पहले के जैसा है, इसलिए फाइनल के टोटल स्कोर से इटर्नल लैंड में जाने का जगह डिसाइड होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं और कोई भी इसके इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि कंपटीशन के रूल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे। इसके बाद मास्टर यानवुजी इनसे कहता है कि जो भी इस कंपटीशन में चैंपियनशिप को जीतेगा उस सेक्ट को इटर्नल लैंड में एंटर करने के लिए 3000 जगह मिलेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले सेक्ट को 2000 जगह मिलेंगे और इसी तरह से जो भी सेक्ट तीसरे नंबर पर आएगा उसे इटर्नल लैंड में एंटर करने के लिए केवल 1000 जगह मिलेंगे। इसके बाद मास्टर यानवुजी कहता है कि तीनों बड़े सेक्ट फीटल सोल रिल्म के अनुसार अपने स्टूडेंट को एंटर करने के लिए चूज कर सकते हैं
जिसके 8 महीने के बाद एटर्नल लैंड में 1 साल का ट्रायल होगा और इसके बाद मास्टर रुयानवुजी इस 4 स्किल कंपटीशन को ऑफिशियली शुरू कर देता है। इसके बाद वो अल्केमी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को सामने आने के लिए कहता है, जिसके बाद तीनों सेक्ट अपने अपने स्टूडेंट को इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद वो इन सभी से कहता है कि एलेक्सिर के सेंट के अनुसार मेडिसिन को अलग अलग हिस्सों में करना होगा, लेकिन इसी के साथ इस प्रोसेस में इनको ताक झाक करने से भी मना करता है। इसलिए अगर जिसने भी इस रूल को तोड़ने की कोशिश की, इसकी वजह से उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।